नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम 10वीं यूनिट को पढ़ चुके हैं और अब हम 9वीं यूनिट को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम हमारी 9वीं यूनिट में लगे निबंध शिव शंभू के चिट्ठे को पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बाल मुकुंद गुप्त जी की अन्य रचनाओं के विषय में थोड़ा जान लेते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। इनकी कुछ अन्य रचनाओं के नाम, सबसे पहला तो यही है शिव शंभू के चिट्ठे, दूसरा चिट्ठे और खत, गुप्त निबंधावली जो एक निबंध संग्रह है, स्फुट कविता ये कविता संग्रह है, मडेल भागिनी और रत्नावली ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके आगे आज हम बात करेंगे शिव शंभू के चिट्ठे के बारे में। दोस्तों, ये जो निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे, ये राजकमल प्रकाशन द्वारा सन 1988 में यानी 1988 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। ये सभी चिट्ठे और खत 1903 से लेकर 1907 के दौरान भारत मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जिसका संपादन स्वयं बाल मुकुंद गुप्त कर रहे थे। ये इनकी खुद की पत्रिका थी, भारत मित्र। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित संग्रह के प्रकाशकीय में यह भी सूचना दी गई थी कि इसमें से 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम लिखे गए थे। टोटल 11 चिट्ठे प्रकाशित हुए थे, जिसमें से 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम लिखे गए थे, 2 लॉर्ड मिंटो के नाम और 1 भारत के सचिव मिस्टर मार्ली के नाम लिखे गए थे। खतों में से एक खत गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम से फुल्लर साहब को तथा एक सर सैयद अहमद खां के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को भी लिखा था। एक अन्य खत पंजाबी नामक पत्र के मालिक लाला यशवंत राय और संपादक मिस्टर अथावले को लिखा गया था। लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें जो ये 11 चिट्ठे हैं वही हैं, जिसमें से 8 लॉर्ड कर्जन के नाम तथा 2 लॉर्ड मिंटो और एक सचिव मिस्टर मार्ली के नाम जो लिखे गए थे। बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठे में अंग्रेजी शासक लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय जनता की दुर्दशा को देखा जा सकता है। इन चिट्ठों में देश की राजनीतिक गुलामी और लॉर्ड कर्जन की निर्मम क्रूरताओं को प्रस्तुत किया गया है। शिव शंभू का जो प्रथम चिट्ठा था उसके बारे में जान लेते हैं। ये चिट्ठा बनाम लॉर्ड कर्जन, ये शिव शंभू जी ने प्रथम चिट्ठा लॉर्ड कर्जन के नाम लिखा था, जिसका नाम था बनाम लॉर्ड कर्जन। गुप्त जी ने अपने प्रथम पत्र में इतिहास की 2 प्रमुख घटनाओं का, जिन्हें कर्जन के जीवन की महत्वपूर्ण रचनाएं स्वीकार किया जाता है, बालक शिव शंभू शर्मा के बुलबुले उड़ाने के स्वप्न की भांति अस्थायी और सारहीन कहकर मजाक उड़ाया है। गरीब जनता को भोजन और वस्त्र से विहीन करके उनके रक्त और मांस से शहीदों की कब्र बनी हुई हैं। आलीशान इमारत के प्रति गुप्त जी की धारणा एक सच्चे देशभक्त के अनुरूप ही है। लॉर्ड कर्जन के इन दोनों कार्यों को आप व्यक्तिगत अहमन्यता और यश लालसा का परिणाम तथा बुलबुले उड़ाने के खेल से अधिक मूल्यवान नहीं मानते। उन्होंने इस चिट्ठे में स्पष्ट रूप से लिखा है, आपने माई लॉर्ड जब से भारत में पधारे हैं बुलबुलों का ही स्वप्न देखा है, या सचमुच कोई अन्य करने योग्य कार्य भी किया है? खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है या यहाँ की प्रजा के लिए कुछ कर्तव्य पालन भी किया है? ये इसमें प्रथम चिट्ठे में उन्होंने बताया है।
विक्टोरिया स्मारक के समीप कुछ अन्य मूर्तियां भी बनाई गई थी, जिसमें कुछ अंग्रेज़ों की प्रतिमाएं तथा अकाल पीड़ितों की मूर्तियां हैं। इसके संबंध में गुप्त जी ने इस चिट्ठे में लिखा है कि ये मूर्तियां किस प्रकार के स्मृति चिन्ह हैं। इस दरिद्र देश में क्या धन की ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम कर लेने के अड्डे के बराबर हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं है। इस तरह की बातों का इन्होंने प्रथम चिट्ठे में जिक्र किया है। इनका दूसरा चिट्ठा है श्रीमान का स्वागत। श्रीमान के स्वागत नाम से इन्होंने दूसरा चिट्ठा लिखा था, जिसमें इन्होंने शिव शंभू द्वारा जो दूसरा चिट्ठा श्रीमान का स्वागत लिखा गया था वो 26 नवंबर सन 1904 को भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। लॉर्ड कर्जन 5 साल की अवधि पूरी करके इंग्लैंड वापस जा चुके थे और उनका कार्य मद्रास के गवर्नर ने संभाल लिया था, पर इंग्लैंड की सरकार ने पुनः उन्हें 2 वर्ष के लिए वायसराय बनाकर भारत भेज दिया था। ये उस समय लिखा गया चिट्ठा है जब लॉर्ड कर्जन को ब्रिटिश सरकार ने दोबारा भारत भेज दिया था वायसराय बनाकर 2 वर्ष के लिए। कर्जन का पुनः भारत आना भारतीयों को भला न लगा था। उनके शासन में प्रजा ने अनेक कष्ट सहे थे, पर वह विवश थी, करती क्या, सब कुछ सहने के लिए तैयार हो गई। उसी अवसर पर व्यंग्यमाला से स्वागत करते हुए श्रीमान का स्वागत नामक चिट्ठा गुप्त जी ने लिखा था। अब शिव शंभू का तीसरा चिट्ठा जो है इस निबंध में, वो है वायसराय के कर्तव्य। इन्होंने इसे वायसराय के कर्तव्य लिखा है, इसको देख लेते हैं। शिव शंभू शर्मा का तीसरा चिट्ठा वायसराय के कर्तव्य 17 दिसंबर सन 1904 को भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। इस चिट्ठे के प्रारंभिक शब्द इस प्रकार हैं: भगवान आपका मंगल करे और इस पतित देश के मंगल की इच्छा आपके हृदय में उत्पन्न हो। इस चिट्ठे में वो वायसराय को उनके कर्तव्य का ध्यान दिला रहे हैं कि आपके जो कर्तव्य हैं उनको निभाइए। यह है वह शुभ संदेश और कर्तव्य निष्ठा जागृत करने का परामर्श जो गूंगी प्रजा का वकील भारत के शासन को दे रहा है। लॉर्ड कर्जन और किचनर के भारत ऐक्य के विरोधी कार्य की गुप्त जी कितने ही वर्ष तक कटु आलोचना कर चुके थे। उन्होंने लिखा था, आप और लॉर्ड किचनर मिलकर फौलादी दीवार बनाते हैं। तुमसे एक बहुत मजबूत दीवार लॉर्ड कैनिंग भी बना गए थे। आज 46 वर्ष हो गए, वह दीवार अटल अचल खड़ी हुई है। वह स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र है, वही भारत के लिए फौलादी दीवार है। अब इनका शिव शंभू जी का चौथा चिट्ठा जो था वो इन्होंने लिखा था पीछे मत फेंकिए। ये इसका टाइटल था, पीछे मत फेंकिए। शिव शंभू शर्मा का चौथा चिट्ठा पीछे मत फेंकिए 21 जनवरी सन 1905 ईस्वी को भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। इस समय भारतीय इतिहास में एक विशेष परिवर्तन हुआ था। लॉर्ड कर्जन पुनः वायसराय होकर भारत आ गए थे। बम्बई में शानदार उनका स्वागत किया गया था। भारतीय राजे महाराजे उसे सलाम करने पहुँचे। फौजी सलामी दी गई, तोपें चलाई गई थीं और अनवरत बाजे बजते रहे थे। ठीक इसी प्रकार 100 वर्ष पूर्व जुलाई सन 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भी दूसरी बार भारत के वायसराय बनकर आए थे। इतिहास की इन दो एक जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए गुप्त जी ने कर्जन को चेतावनी दी है। इस चिट्ठे में गुप्त जी लॉर्ड कर्जन को चेतावनी दे रहे हैं कि कॉर्नवालिस वैज्ञानिक साधनों के अभाव में तत्कालीन अव्यवस्था और त्रुटियों के कारण भारत का हित नहीं कर सके थे, किंतु अब समय बदल चुका है। परिस्थितियां कर्जन के अनुकूल बनी हुई हैं। ऐसी अवस्था में वे भारतीयों का अधिक से अधिक हित कर सकते हैं। किंतु लॉर्ड कर्जन ने बात बिल्कुल उल्टी की। इंग्लैंड की सरकार का सहयोग कर्जन को प्राप्त था। सरकार के पास धन की कमी नहीं थी। उदार दल पूर्णतः निर्जीव था।
अतः कर्जन सब कुछ करने में स्वतंत्र था। जॉन ब्राइट, ग्लैडस्टोन, बार्डला जैसे लोगों ने से विलायत शून्य थी। इंडिया हाउस उनके हाथ की कठपुतली था। विलायत के प्रधानमंत्री उनके मित्र थे। ये सारी परिस्थितियां लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से विपरीत थीं। फिर भी कर्जन ने भारत का कुछ भी हित नहीं किया, जबकि वे कर सकते थे। उल्टे भारतीयों को उन्होंने ऊंचे पदों के अयोग्य माना और झूठा कहकर सारे उच्च पद अंग्रेज़ों को दे दिए थे। दोस्तों, इसका जो अगला चिट्ठा है वह है 5वां चिट्ठा, आशा का अंत। तो शिव शंभू जी का ये 5वां चिट्ठा हम देख लेते हैं। गुप्त जी का 5वां चिट्ठा आशा का अंत 25 फरवरी सन 1905 को भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, ये जो मैं डेट्स बता रही हूँ आप इसे एक जगह नोट कर लीजिए, चिट्ठों के नाम नोट कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा याद बना रहे। भारतीयों ने कर्जन के शासन अंतर्गत उन्नति और विकास की जो लालसाएं रखी थी उनका प्राय उन सभी लालसाओं का अंत हो चुका था। भारतीय समझ गए थे कि अंग्रेजी शासन में भारत का हित कभी भी नहीं हो सकता। इस चिट्ठे के प्रारंभ में भारतीय जलवायु का प्रभाव दिखाया गया है, जो बाहर से भारत का हित करने की लालसा लेकर आती है, पर वह यहाँ जलवायु के प्रभाव से देश हित विरोधी कार्य करने लग जाती है। यही पदार्पण करते ही, यहाँ का नमक खाते ही साधारण नियम के विपरीत यहाँ के लोगों का शोषण और दोहन पर कमर कस लेती हैं। कर्जन पर आते ही यह इस जलवायु का प्रभाव पड़ गया था। सबसे प्रथम उसने कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता भंग की। लॉर्ड रिपन ने भारतीयों को स्वायत्त शासन की शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थानीय स्वराज्य की नींव डाली थी, उसी को कर्जन ने समाप्त कर दिया था। कर्जन पर पड़े भारतीय जलवायु के प्रभाव का उल्लेख करते हुए वे एक दो ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन करते हैं इस चिट्ठे में। कलकत्ते में पदार्पण करते ही आपने यहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता को समाप्त कर दिया। जब वह प्रभाव कुछ और बढ़ गया जलवायु का, तो अकाल पीड़ितों की सहायता करते समय आपकी समझ में आने लगा कि इस देश के कितने ही अभागे सचमुच अभागे नहीं हैं, वरन वे अच्छी मजदूरी के लालच में ज़बरदस्ती अकाल पीड़ितों से मिलकर दयालु सरकार को हैरान करते हैं। इससे मजदूरी कड़ी की गई। यह था अंग्रेज़ी सरकार का न्याय और अकाल पीड़ितों के प्रति दृष्टिकोण, जिसकी आलोचना समय समय पर गुप्त जी करते रहे थे। उन्होंने इस चिट्ठे में दो मुख्य बातों पर प्रकाश डाला है। एक तो जो लॉर्ड कर्जन ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता को समाप्त किया था, और दूसरा जो मजदूरी को कड़ा कर दिया गया था, कड़े नियम बना दिए गए थे और मजदूरी को घटा दिया गया था, जिसका एक व्यंग रूप में इन्होंने इस चिट्ठे को लिखा है। शिव शंभू जी का अगला चिट्ठा है 6ठा चिट्ठा, जिसका इन्होंने टाइटल दिया है एक दुराशा। लॉर्ड कर्जन के शासन पर टिप्पणियां करने वाला गुप्त जी का 6ठा चिट्ठा एक दुराशा नामक है। इस चिट्ठे का उद्देश्य भारतीयों की उस भावना का उन्मूलन करना है जो यह समझते थे कि वैधानिक सुधारों तथा शांतिपूर्ण साधनों द्वारा भारत को अंग्रेज़ों से स्वाधीनता मिल जाएगी और उनकी दास्तां की श्रृंखलाएं खत्म हो जाएंगी। गुप्त जी ने इस चिट्ठे के द्वारा स्पष्ट किया है कि अंग्रेज़ों से भारत हित की कामना करना बालू की दीवार बनाना है। इसके अतिरिक्त इस चिट्ठे में भारतीय प्रजा और अंग्रेज़ी शासन के भेद को भी स्पष्ट किया जा रहा है। इस चिट्ठे की कुछ लाइनें देख लेते हैं। गुप्त जी ने इसमें लिखा है, क्या यूँ कहें कि जिस ब्रिटिश राज्य में हम अपनी जन्मभूमि में एक अंगुल भूमि के अधिकारी नहीं, जिसमें हमारे शरीर को फटे चिथड़े भी ना जुड़े और ना कभी पापी पेट को पूरा अन्न मिला, उस राज्य की जय हो। भारतीय जनता को इस हीनावस्था तक पहुंचाकर भी शासक उनसे राजभक्त होने की आशा करते हैं और यदा कदा उनके द्वारा राष्ट्रभक्ति प्रदर्शन कर
राजद्रोह और आतंकवादिता का दोषारोपण करके अपमानित और दंडित करते हैं। स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील भारतीयों से विदेशी शासन के प्रति राजभक्ति की कामना करना एक प्रकार से मति विपर्य है। कर्जन और मार्ली के भारत हित विरोधी कार्यों का पर्दाफाश करते हुए इन्होंने इस चिट्ठी में चेतावनी दी कि जिस प्रजा के साथ शासकों का ऐसा बर्ताव हो, कहिए वे क्या राजभक्ति दिखा सकती है। गुरु नानक कह गए हैं कि हे भगवान, भूखे भक्ति नहीं होती। यह अपनी माला लो। यही उत्तर यहाँ की प्रजा की ओर से इस देश के शासकों के लिए है कि आप तो हमें पीसते चले जाएंगे और हम आपको राजभक्ति दिखाएंगे, ये कैसे हो सकता है। ये था छठा चिट्ठा। अब हम सातवें चिट्ठे को देख लेते हैं, जिसका इन्होंने शीर्षक दिया है विदाई संभाषण। शिव शंभू शर्मा का सातवां चिट्ठा विदाई संभाषण 2 सितंबर सन 1905 ईस्वी को भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। यह चिट्ठा कर्जन की अवधि के अवसान पर लिखा गया था। इस चिट्ठे में भारतीयों के एक विशिष्ट गुण और अंग्रेज़ों की कृतघ्नता का अच्छा प्रकाशन किया गया है। कर्जन पक्का अंग्रेज़ था, घमंडी और ज़िद्दी। उसके ये जो दो प्रमुख दुर्गुण थे कि वह घमंडी और ज़िद्दी था। उसने कभी भारतीयों को आश्वस्त और शांत रखने का प्रयास ही नहीं किया। यद्यपि उसकी ख्याति का कारण भारत ही था। कर्जन की भारत में वह शान थी जो किसी अन्य चक्रवर्ती राजा की भी नहीं होगी। यहाँ के उच्च पदाधिकारी सब उसकी आज्ञा पर नाचते थे। सारे राजे महाराजे उसके हाथ की कठपुतलियाँ थे। कितने ही शासकों को उसने अपदस्थ किया था। भारतीय सर्विस का यूरोपीकरण करके कितने ही मिट्टी के बुतों को उच्च पदाधिकारी नियुक्त किया था। उसके ज़रा से संकेत के द्वारा भारत की यूनिवर्सिटी एजुकेशन के गले पर छुरी फेर दी थी। नागरिकों के स्वायत्त शासन का गला घोंट दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग के उदार नीति उसकी प्रतिक्रियावाद का शिकार बन गई थी। इस सब के ऊपर उसे बंगाल का विभाजन करने का भी श्रेय मिल गया था। ये था इनका सातवां चिट्ठा, जिसमें विदाई संभाषण था। शिव शंभू का आठवां चिट्ठा था बंग विच्छेद। इसका इन्होंने बंग विच्छेद नामक शीर्षक दिया है। शिव शंभू का आठवां चिट्ठा बंग विच्छेद भारत मित्र में 21 अक्टूबर सन 1905 को प्रकाशित हुआ था। यह काल भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन और नवजागरण के आविर्भाव का था। सारा बंगाल स्वदेशी आंदोलन की गूंज से अपूरित था। देश के अन्य प्रांतों पर भी उसका प्रभाव यथेष्ट रूप से पड़ रहा था। गुप्त जी ने हिंदी पाठकों को बंगाल में होने वाली घटनाओं से सदैव परिचित करे रखा और उनकी सहानुभूति राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ बनाए रखी। यह काल कर्जन के पराभव का था। किचनर के विवाद स्वरूप उसे हार देखनी पड़ी थी, अपमानित होना पड़ा था और अंत में भारत छोड़ना पड़ा था। लेकिन चलते हुए भारतीयों को अपनी शक्ति और शोभ का परिणाम दिखाने के लिए उसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। क्योंकि बंगाल के प्रश्न पर कर्जन भारतीयों से क्षुब्ध हुआ बैठा था। योग्य और राष्ट्रभक्त बंगाली कर्जन का पहले से ही विरोध कर रहे थे, इसलिए विभाजन का समर्थन उसने बड़ी उग्रता के साथ किया था। बंग की नींव तो भारत के कर्जन के आविर्भाव से पहले ही पड़ चुकी थी, किंतु कर्जन के द्वारा ही इस कार्य को संपन्न किया गया था। इस चिट्ठे में बंग विच्छेद का इन्होंने वर्णन किया है कि किस तरीके से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इसकी कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इस देश की भलाई की ओर तो आपने उस समय भी दृष्टि नहीं की जब कुछ भला करने की शक्ति आप में थी।
पर अब कुछ बुरा करने की शक्ति भी आप में नहीं रही। ये लाइन उन्होंने करजन के जाने की प्रसन्नता में लिखी हैं। शिव शंभू का 9वां चिट्ठा था लॉर्ड मिंटो का स्वागत। लॉर्ड कर्जन के बाद भारत जो आए थे वो लॉर्ड मिंटो थे, जिनके स्वागत में उन्होंने यह चिट्ठा लिखा था। लॉर्ड मिंटो का स्वागत शिव शंभू द्वारा रचित 9वां चिट्ठा था। लॉर्ड मिंटो 5 साल के लिए शासक बनकर भारत आए थे। भारत की प्रजा आपको राजा के समान मानकर स्वागत करती है। प्रजा लॉर्ड मिंटो के विषय में कुछ नहीं जानती, फिर भी इस प्रकार प्रसन्न हुई जैसे डूबने वाला पानी की थाह पाकर प्रसन्न होता है। यहाँ के कुछ लोगों का विचार है कि पूर्ववर्ती राजाओं ने उन्हें बहुत सताया है, आप उनकी सब पीड़ाओं को दूर कर देंगे। देश में जहाँ कहीं भी खड़े होंगे वहाँ आप स्वयं को पूर्ववर्ती शासकों के प्रशंसकों से घिरा पाएंगे। आपकी एक झलक पाने के लिए उन्हें पुलिस वालों और पहरेदारों के कितने ही लात घूंसे और गालियाँ खानी पड़ी। हमारे देश की प्रजा की स्थिति भूखे बालक की तरह है, जो अपनी सौतेली माँ से खाना मांगता है और माँ उसे ऊंचे ताक पर बैठा देती है। अब बालक भूख तो भूल गया और रो रो कर नीचे उतारने के लिए अपनी माँ से प्रार्थना कर रहा है। पिता ने उतारना चाहा तो भी माँ ने उसे डांट डपट कर दिया। यहाँ की प्रजा श्रीमान जी से केवल अत्याचारों से मुक्ति मांगती है। ये उन्होंने अपने 9वें चिट्ठे में लॉर्ड मिंटो का स्वागत करते हुए उनसे प्रार्थना की है कि यहाँ की प्रजा को अंग्रेज़ी सरकार के अत्याचारों से मुक्त कीजिए। लॉर्ड मिंटो का जो 10वां चिट्ठा था वह मार्ली साहब के नाम था। यह आपको ध्यान रखना है कि 8 चिट्ठे जो थे वो लॉर्ड कर्जन के नाम थे, 9वां चिट्ठा लॉर्ड मिंटो के नाम था तथा 10वां चिट्ठा मार्ली साहब के नाम लिखा गया था। देख लेते हैं इसको। यह खत मार्ली साहब के नाम से प्रस्तुत किया गया। शंभुनाथ शर्मा लिखते हैं कि भले का पड़ोस भी भला ही होता है। आपको माय लॉर्ड कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि साधुओं के सामने तो राजा भी सिर झुकाते हैं। आपको भारत का देश मंत्री देखकर प्रजा इसलिए खुश है कि एक विद्वान साधक यहाँ का शासक है। प्रजा समझती है कि आप दर्शन शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान और न्याय प्रिय हैं, अतः आप उन पर किसी तरह का अत्याचार नहीं करेंगे। आप प्रजा की उम्मीदों पर सफल नहीं हुए, इसमें आपकी कोई खता नहीं, क्योंकि राजनीति बड़े बड़े सत्यवादी साहसी विद्वान को भी गधा और गधी एक बराबर बताने वालों के बराबर कर देती है। आपको सत्य को सत्य और झूठ को झूठ मानना चाहिए, पर आपके अनुसार जो विलायत को प्राप्त है वह भारत को अब प्राप्त नहीं हो सकती। आपकी इन बातों से भारतवासी घबरा गए। जिस पद पर आप हैं वह इज्जत का पद है। आपको कामों से उस पद की मर्यादा को बढ़ाना चाहिए। यदि हकीम अपने लालच में रोगी की बुरी स्थिति को अच्छा बताए तो वह हकीम नहीं है। कोई दार्शनिक यदि न्याय की मर्यादा को भंग करे तो वह दार्शनिक नहीं है। तो ये चिट्ठा जो था ये उन्होंने मार्ली साहब के नाम लिखा था। अब देख लेते हैं इसका शिव शंभू के चिट्ठे जो पाठ है, निबंध है, इसका अंतिम चिट्ठा है 11वां चिट्ठा, जिसका शीर्षक है आशीर्वाद। शिव शंभू ने रात्रि में अचानक तड़तड़ की आवाज़ सुनी। उनकी आंख खुली, दरवाज़ा खोलकर देखा कि तेज़ हवा के झोंकों के साथ बूंदें और ओले पड़ रहे हैं। किवाड़ बंद कर फिर चारपाई पर लेट गए। विचार आया कि इस समय पक्षियों ने अंडों बच्चों के साथ अपनी रक्षा कैसे की होगी। सुबह पता नहीं कितने पक्षी और अंडे बच्चे पेड़ों के फलों के बीच मरे हुए और सिसकते हुए मिलेंगे। अमीर अपने अपने घरों में चले जाएंगे। शिव शंभू को पक्षियों की चिंता है, पर वह यह नहीं सोचते कि महानगर में कितने अभागे हैं जो रात बिताने के लिए झोपड़ी नहीं पा पाते हैं। इस समय सैकड़ों अट्टालिकाएं जन शून्य हैं। कुछ ऐसी भी हैं जिनमें केवल 1 या 2 व्यक्ति ही रहते हैं।
अभागे फटे चिथड़ों में ओलों का सामना कर रहे होंगे। कितनी ही लाशें सुबह यहाँ वहाँ पड़ी मिलेंगी। विचार ने दूसरी तरफ मोड़ा। समय परिवर्तनशील है। वसुदेव कष्ट सहकर बालक को गोकुल छोड़ आए थे। वही बालक हिंदुओं का अवतार हुआ। पतन के बाद उत्थान अवश्य प्राप्त होता है। वास्तव में जेल चोर डकैतों के लिए है, पर उसमें जब सज्जन वर्ग जाने लगे तब समझो कि जेल के दिन फिरने लगे हैं। स्वामी लाला यशवंत राय, तिलक के शिष्य एडिटर मिस्टर अथावले, बंगाली सुरेंद्र नाथ और तिलक आदि ने विभिन्न प्रांतों की जेलों की भूमि को पवित्र कर दिया है। भारतवासियों से प्रार्थना है कि देश का कोई भी व्यक्ति जुर्म करके जेल ना जाए, बल्कि गरीबों की रक्षा के लिए जेल जाए। देश को बचाने के लिए यह कदम उठाना चाहिए। भारत हमारा है, फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जेल में रहें या अपने घर में। दोस्तों, ये शिव शंभू जी का लिखा हुआ अंतिम चिट्ठा था, 11वां चिट्ठा, जिसका शीर्षक आशीर्वाद था। यहाँ पर आज हमारा ये जो निबंध है ये पूरा होता है। मैंने आपको सरल भाषा में इस निबंध को समझाने का प्रयास किया है कि प्रत्येक चिट्ठे में क्या है। इससे ज़्यादा इस निबंध को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि निबंध बहुत लंबा है। लंबे निबंधों से बहुत अंदर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। छोटे निबंधों के प्रश्न हमेशा डीपली पूछे जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। अब इस चिट्ठे जो इन्होंने लिखे थे, इनका प्रभाव क्या पड़ा? इनका प्रभाव ये पड़ा था कि कितने ही लेखक शिव शंभू बनने का लोभ करके अन्य अन्य नामों से चिट्ठे लिखने लगे थे और देश में एक क्रांति की लहर आ गई थी। और ये चिट्ठे जो थे ये पहले उर्दू में लिखे गए थे और जब ये उर्दू में लिखे गए थे तब ये मासिक पत्र ज़माना में छपे थे। ये बात आप नोट कर लीजिए कि जब इसका उर्दू संस्करण पहले लिखा गया था तो ये एक मासिक पत्र ज़माना में छापे गए थे और उसके बाद शिव शंभू जी ने बाद में ये चिट्ठे हिंदी में लिखे, जो कि भारत मित्र में छापे गए। तो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।